दोस्तों, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी आप लोग जमीन नहीं खरीद सकते। जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड है, सिक्किम है। ये ऐसे राज्य है जहां पर बिना परमिशन के आप जमीन नहीं खरीद पाएंगे। और हाल ही में उत्तराखंड को लेकर एक अमेंडमेंट जो है वो किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उनमें से 11 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आप जमीन जो है वो नहीं खरीद पाएंगे। आप अगर आउटसाइडर कहलाते हैं तो आप वहां पर जमीन नहीं खरीद पाएंगे। बात यह है कि अगर आप विदेश के अंदर कोई जमीन खरीद सकते हैं लेकिन भारत में रहते हुए ही भारत के किसी राज्य की जमीन नहीं खरीद पाते हैं, ये थोड़ा सा एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन की कंडीशन लगती है। लेकिन आखिरकार ये प्रावधान, ये प्रोविजन किए ही क्यों गए हैं? आप लोग को पता होगा कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स जो है वो रहती हैं। ऐसी बहुत सारी लैंड एरियाज है जहां पर बड़े बड़े जो शार्क्स हैं, लैंड शार्क जो है, उन्होंने आकर जमीन खरीद ली है। फिर वहां पर जो लोकलाइट्स हैं उनके जो राइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एबॉलिश हो जाते हैं। तो इन्हीं सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राज्यों के अंदर जो लैंड परचेसिंग है उसके लिए नियम बनाए गए हैं कि बड़े बड़े जो लैंड शार्क हैं अगर वहां पर जाएंगे तो वहां पर रहने वाले जो लोकलाइट्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं एबॉलिश होते हैं। तो रिसेंटली उत्तराखंड ने हाल ही में एक अमेंडमेंट किया है और ये कहा है कि अब वहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है सेल टू नॉन रेजिडेंट्स। मतलब अगर कोई भी जो व्यक्ति है वो नॉन रेजिडेंट है वो वहां पर जमीन नहीं खरीद पाएगा और बेच भी नहीं पाएगा। चलिए विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड कुल 13 जिलों के अंदर डिवाइड है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, कुमाऊं है, ठीक है, हरिद्वार है, ये गढ़वाल वगैरह, ये सब जो है ये यहाँ के क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है। हम लोग जब उत्तराखंड को देखते हैं तो बहुत सारे पर्यटक स्थल यहाँ पर स्थित हैं। जैसे हम लोग यहाँ से शुरू करें तो गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, रुद्रप्रयाग है, मसूरी है, देहरादून है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, रुड़की है, साथ ही के अंदर नैनीताल है। ये बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही क्राउडेड। जब आप लोग देखते हैं कि खासतौर पर न्यू ईयर के मौके पर बहुत ही क्राउडेड ये रहते हैं। और हम लोग अपनी संस्कृति को जानते हैं इन चीजों से, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। लाखों की तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट जो है, पिलग्रिम्स, वो यहाँ पर जाते हैं और दर्शन करते हैं। इसलिए उत्तराखंड की जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। और मसूरी तो वाकई में बहुत गजब का है, मतलब बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। और मसूरी को विजिट करने के बाद लगता है कि हाँ, वाकई में आपने किसी फॉरेन जो कंट्री है उसको ट्रिप किया है। लेकिन अब बात यह है कि हमारा एक साइंस का कोर्स भी है। 5 मार्च से हमारा एक बैच शुरू हो रहा है साइंस इन डेप्थ का, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। साथ ही के अंदर हम लोग डेली लाइव क्लास के अंदर इसको पढ़ेंगे। इसकी प्राइस अभी काफी डाउन है, 80% अभी ऑफ है और 200 रुपीज के अंदर आप लोग इसको ले सकते हैं। कल दोपहर में 1 बजे से हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो रही है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साइंस कूपन कोड यूज करना है जिसकी मदद से आप लोग साइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अपने कंसंट्रेशन और फोकस पर जरूर काम कीजिएगा। हमने आप लोगों के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज लेके आए हैं। देखिए, आज हमारे यूथ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पोर्नोग्राफी। अगर आप इससे दूर रहना चाहते हैं, इसके एडिक्शन को खत्म करना चाहते हैं, तो आप हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, जिसकी मदद से आप वाकई में फोकस और कंसंट्रेशन को बिल्ड कर पाएंगे और एग्जाम्स को क्रैक भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। बात है फरवरी 21 फरवरी की बात है। उत्तराखंड की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने एक बिल पास किया जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, या फिर शॉर्ट में कहें तो उत्तराखंड अमेंडमेंट बिल 2025 जो है वो हाल ही के अंदर अमेंड करके पारित किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो उत्तराखंड के बाहर के रहने वाले नॉन रेजिडेंट हैं वो एग्रीकल्चर के लिए या फिर हॉर्टिकल्चर के लिए 13 में से 11 स्टेट्स के अंदर कोई भी जमीन जो है वो नहीं खरीद सकते हैं। मतलब 11 स्टेट्स के लिए उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लेकिन 2 स्टेट्स ऐसे हैं जैसे हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है, वहां पर वो एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर के लिए लैंड जो है परचेज कर सकते हैं। इसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसा प्रावधान जो है वो क्यों किया गया है। अनदर मेजर चेंज भी ये किया गया है कि अगर कोई भी लैंड खरीदी जाती है टूरिज्म पर्पज से, इंडस्ट्रियल पर्पज से या फिर एजुकेशनल फैसिलिटीज के पर्पज से, तो उसकी जो लिमिट है वो कर दी गई है 12.5 एकड़। मतलब 11 स्टेट के अंदर अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं टूरिस्ट पर्पज से, इंडस्ट्रीज के पर्पज से या फिर एजुकेशनल फैसिलिटीज के पर्पज से, तो उसकी एक लिमिट कर दी गई है कि 12.5 एकड़ की जमीन ही जो है वो आप लोग खरीद सकते हैं। इससे ज्यादा जमीन नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि बाहर से बहुत सारे लैंड माफिया या फिर लैंड शार्क्स आते हैं जिनके पास में बहुत पैसा होता है और वो सारी जमीन को खरीद लेते हैं, जिसके कारण वहां के जो लोकलाइट्स हैं
उनको बहुत अच्छा एक जो है वो डायमेंशंस नहीं मिल पाते और उनके जो अधिकार है, राइट्स जो है वो भी एबॉलिश होते हैं। तो इससे पहले ये प्रोविजन था कि विच अलाउड, जो कि अलाउ करते थे परचेज ऑफ अप टू 250 स्क्वायर मीटर। मतलब पहले ये था कि आप जो है बिना किसी परमिशन के लगभग 250 स्क्वायर मीटर की कोई जमीन जो है वो खरीद सकते हैं, लेकिन अब जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? देखिए, भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड ऐसे स्टेट हैं जहां पर अगर आपको लैंड परचेज करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर सेक्शन 118 जो है वो लागू होता है। इसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति को जमीन खरीदनी है तो वहां की कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद में ही अगर कोर्ट अलाउ करता है तो ही आप लोग जमीन ले पाएंगे। और ऐसे ही प्रोविजन आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड के अंदर है। सिक्किम के अंदर जो आर्टिकल लगता है वो 371F, जिसमें सिक्किम में अगर कोई प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी है तो वहां पर परमिशन लेनी पड़ती है और मेनली वहां पर इनकार ही कर दिया जाता है कि आप लोग यहां पर लैंड परचेज नहीं कर पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसी स्थिति है। झारखंड के अंदर सेक्शन 46 लगता है और उत्तराखंड के अंदर 2003 के अंदर ये नियम बनाए गए थे और हाल ही के अंदर ये नियम भी जो है वो समाप्त कर दिए गए हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर ये प्रोसीजर जो है वो क्यों चला है? देखिए, इस सिक्के का मैं आपको दूसरा पहलू भी बताता हूं। उत्तराखंड के अंदर आप लोग आए दिन ये घटनाएं पढ़ते हैं कि वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, वहां पर इतना डेवलपमेंट हो चुका है जिसके कारण वहां पे पेड़ पौधे काटे गए हैं, वहां के पहाड़ जो है माउंटेन्स, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। और ऐसे नुकसान पहुंचने से वहां पर अक्सर जो सेडिमेंट रॉक्स हैं, अवसादी जो चट्टाने हैं, उनके अंदर लैंडस्लाइड्स होते हैं। खासतौर पर वहां पर भूकंप, अर्थक्वेक जो है वो भी आते रहते हैं। इसके कारण वहां पर जमीन जो है, लैंड को कम से कम जो है नुकसान पहुंचाए बिना अगर वहां पर रह सकते हैं तो अच्छा है। इसलिए बाहर के लोगों को वहां पर आने से रोका जा रहा है। चलिए, आखिरकार व्हाट इज द लॉ ऑन नॉन रेजिडेंट परचेजिंग लैंड इन उत्तराखंड? आखिरकार लॉज क्या है? आप लोगों को पता है कि यूपी के अंदर, यूपी से अलग होकर उत्तराखंड जो है वो स्टेट बना था सन 2000 के अंदर। सन 2000 के अंदर 3 स्टेट बने थे। एक तो बना था झारखंड, दूसरा बना था उत्तराखंड और एक बना था छत्तीसगढ़, जो कि एमपी से अलग होकर बना था। ये 3 स्टेट बने थे। 2003 के अंदर उत्तराखंड के जो सीएम थे एनडी तिवारी, वो पहली बार ये नियम लेकर आए थे कि जो भी उत्तराखंड का नॉन रेजिडेंट है वो वहां पर लैंड को परचेज नहीं कर पाएगा और अगर परचेज करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन 2017 के अंदर सीएम जो थे वो त्रिवेंद्र रावत थे, जो कि बीजेपी से थे। उन्होंने वो जो रूल्स थे उसको हटा दिया और ये कहा कि एग्रीकल्चर के पर्पज से या फिर आप हॉर्टिकल्चर के पर्पज से लैंड को परचेज कर सकते हैं, कोई भी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया। तो रावत साहब जो है तर्क ये दिया करते थे कि वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज होगा, जो कि हुआ भी, और इकोनॉमिक प्रोसेस जो है वहां पर बढ़ेगा कि बहुत से लोग आकर वहां पर इकोनॉमिक या बिजनेस एक्टिविटीज करेंगे, जिसके कारण वहां पर जो रेट है, ग्रोथ रेट जो है वो इंप्रूव होगी। इसके बाद में चीफ मिनिस्टर जो है वो पुष्कर सिंह धामी आते हैं और उन्होंने 2021 के अंदर लैंड रिफॉर्म्स किए और ये कहा कि एक समिति जो है, एक कमेटी बनाई गई है 2021 के अंदर, उसने 2022 के अंदर रिपोर्ट सबमिट की और उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर आज 2025 के अंदर ये जो एक्ट है उसको क्या किया गया है, पास कर दिया गया है। अब इस एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि अमेंडमेंट, जैसे कि अभी ये जो अमेंडमेंट है वो त्रिवेंद्र रावत के जो नियम बनाए गए थे उसको भी रिजर्व करता है, जिसमें लिखा हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो परमिशन देंगे कि अगर आप 12.5 एकड़ की अगर कोई जमीन खरीदना चाहते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से, जो भी पर्पज है आपका, तो आपको डीएम से परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट इशू ए लैंड एसेंशियल सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट जो है वो एक एसेंशियल सर्टिफिकेट भी जारी करेगी कि आप जो है वो गवर्नमेंट से परमिशन ले चुके हैं और आपका उद्देश्य साफ है कि आप एजुकेशनल या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो है करने के पर्पज से इसको खरीद रहे हैं। लेकिन एंड व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर लैंड? आखिरकार जो एग्रीकल्चर लैंड है इसके बारे में क्या प्रावधान है? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर परमिशन देते हैं तो आफ्टर दिस अमेंडमेंट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आप खरीद सकते हैं। अगर आप लोग हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अंदर खरीदना चाहते हैं तो 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं। उत्तराखंड के अंदर कुल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये फ्री रखा गया है कि वहां पर आप खरीद सकते हैं। चाहे उत्तराखंड की बात करें या उधम सिंह नगर की बात करें, वहां पर एज पर रिक्वायरमेंट आप जो है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की जो लैंड है उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये आउटसाइडर्स क्या होता है? मैं खुद जो है अभी हाल ही के अंदर देहरादून विजिट करके आया हूं। मैंने खुद ने जो है मसूरी देखा। वहां पर कुछ सड़कों के ऊपर पैम्पलेट्स लगे हुए हैं कि रूम फॉर रेंट, और नीचे लिखा हुआ रहता है केवल पहाड़ियों के लिए। आप देखेंगे ये वास्तविकता है कि लिखा रहता है कि रूम फॉर रेंट या फिर फ्लैट जो है वो रेंट पर है, 2 BHK 3 BHK, और नीचे लिखा रहता है केवल पहाड़ियों के लिए।
तो आखिरकार ये आउटसाइडर का कंसेप्ट जो है वो आया ही क्यों? हम तो भारतीय हैं, हम अपने आप को भारतीय मानते हैं, तो फिर ये भूमिपुत्र का कंसेप्ट कहां से निकल कर आता है? तो देखिए, भारत के अंदर कई सारी ट्राइब्स ऐसी हैं, कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर कल्चर को बचाए रखना जरूरी है। साथ ही के अंदर कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी ऐसे हैं, जैसे लैंड एरियाज जो है वो भी ऐसे हैं, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, उनको भी बचाना जरूरी है। इसीलिए ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाए जाते हैं। तो जो आउटसाइडर्स हैं, अगर वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कल्चरल, मेडिकल पर्पज से कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो वो जमीन खरीद सकते हैं। तो 3 साल के अंदर अंदर, जब भी आपने जमीन खरीदी है तो 3 साल के अंदर अंदर आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया है तो फिर वो जो लैंड है वो वापस से गवर्नमेंट के पास में ट्रांसफर हो जाएगी। साथ ही के अंदर यह भी कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आप किसी एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर जमीन को लीज पर लेना चाहते हैं तो 30 साल के लिए आप लोग उसको लीज पर ले सकते हैं। तो रिसेंटली जो स्टेट सेक्रेटरी हैं और सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि द बिल अलाउ लैंड टू बी लीज्ड फॉर अप टू 30 ईयर, मतलब 30 साल तक आप लीज पर ले सकते हैं अक्रॉस द एंटायर स्टेट, किसी भी, यानी कि पूरे एंटायर स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फॉर वेरियस पर्पस, किसी भी पर्पस से, चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर हॉर्टिकल्चर हो या कोई अदर पर्पस हो, तो आप उसके लिए ले सकते हैं लैंड को 30 साल के लिए लीज पर, और उसके बाद में वापस से उसको स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना होगा। तो हाल ही के अंदर ये अमेंडमेंट करते हुए लैंड रूल्स जो है वो चेंज किए गए हैं उत्तराखंड के अंदर। तो देखना यह होगा कि आखिरकार ये कितना फायदेमंद होता है। क्या उत्तराखंड की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ पाएगी? क्या वाकई में वहां की इकोनॉमी को बूस्ट जो है इससे मिल पाएगा? क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए किसी को इंडस्ट्री लगानी है उत्तराखंड के अंदर, मान लीजिए मैं ही सोचता हूं कि मुझे जो है बहुत बड़ी होटल उत्तराखंड के अंदर खोलनी है, लेकिन मैं वहां पर होटल को क्यों खोलूंगा? क्योंकि 30 साल के बाद तो मुझे वापस से खाली करना पड़ेगा। हो सकता है कि होटल बहुत अच्छा चल जाए, ठीक है, और कल को हमारे बच्चे जो है वो बड़े हो जाए, उस होटल को संभालें, तो फिर 30 साल के बाद तो पूरा बिजनेस जो है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि वहां पर जो इन्वेस्टमेंट आने वाला था वो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या फिर इसका उलट भी ये हो सकता है कि वहां के जो लोकलाइट है रहने वाले, वो वहां पर उसको बहुत अच्छा डेवलप कर ले। लेकिन ये तो जो है वो आंकड़े ही बताएंगे कि आखिरकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है। आप लोग हमारे साइंस इन डेप्थ इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप लोग जरूर पढ़िएगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन आप लोग को मिलेंगे और डेली लाइव क्लास चलेगी। दोपहर में 1 बजे जो है वो आप लोग को आना है। 200 रुपीज के अंदर आप लोग को एक कोर्स मिलेगा। अभी डिस्काउंट चल रहा है और कल से हमारा बैच शुरू है। कूपन कोड यूज करना है साइंस, जिससे आप लोग को डिस्काउंट प्राइस में ये मिलेगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।